ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिसमें हम अलग अलग किंग्स और उनके किंगडम्स के बारे में जानेंगे। 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारे नए नए डायनेस्टी का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उदय हुआ। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जिसमें 7th से 12th सेंचुरी के बीच में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग डायनेस्टी हुए तो उनके लोकेशन के बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे कि ईस्टर्न रीजन में पाला डायनेस्टी रूल करते थे। चहामनाज, जिसको कि चौहान भी कहते हैं, इनका रीजन इस साइड में था, जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान है। राजस्थान के ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन में गुजरा प्रतिहारा का रूल था। ये कन्नौज पर भी बहुत लंबे समय तक रूल किए थे। इसके बाद चंदेला का जो रूलिंग रीजन था वो बुंदेलखंड था, जो कि अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रीजन में आता है। और मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में परमाराज का शासन चलता था। डेक्कन रीजन में राष्ट्रकूटा का रूल था। इनके रूल के में आने वाले रीजन थे कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बहुत सारे पार्ट्स। और तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा रीजन के आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो चोला डायनेस्टी के अंतर्गत आता था। ये सब रूलिंग डायनेस्टीज थे जो 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में रूल कर रहे थे। अब है इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। 7th सेंचुरी तक आते आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े जमींदार और वॉरियर चिफ सब अस्तित्व में आ चुके थे। और ये सब रीजन जिन राजाओं के अंडर में आता था, उनके रूल के अंडर आता था, उन्होंने उन्हें अपने सबऑर्डिनेट और सामंत की मान्यता दी। ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर चिफ्स थे, इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये राजा के दरबार में गिफ्ट लेकर आए और उनके कोर्ट में प्रेजेंट हो और समय समय पर उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। जैसे जैसे इन सामंतों का पावर और वेल्थ बढ़ता था, वैसे ही वे अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर, मतलब ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन, उस रीजन का महान स्वामी, ये अपने आप को ये घोषित कर देते थे। और कभी कभी जो उनका जो ओवरलॉर्ड होता था, जिस किंग के वो सामंत होते थे, उससे भी वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ऐसा ही एक इंस्टेंस था डेक्कन के राष्ट्रकूटा का। स्टार्टिंग में वो कर्नाटका के जो चालुक्याज डायनेस्टी थे उनके सबऑर्डिनेट थे राष्ट्रकूटाज। लेकिन मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूटा का चीफ था, उन्होंने चालुक्य के अधीनता से इनकार कर दिया और उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम है हिरण्यगर्भ, मतलब गोल्डन वॉम्ब, जिसका मतलब होता है सोने का गर्भ। और जब ये रिचुअल ब्राह्मण के हेल्प द्वारा परफॉर्म किया जाता था, तब जो सेक्रीफाइसर होते थे, जो रिचुअल परफॉर्म करते थे, उन्हें क्षत्रिय मान लिया जाता था। मतलब उनका क्षत्रिय के रूप में दोबारा जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता था, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय नहीं भी हो फिर भी। कुछ और केसेस में इंटरप्राइजिंग फैमिली के जो पुरुष होते थे वो अपने मिलिट्री स्किल का यूज करते थे और अपना किंगडम तैयार करते थे। जैसे कि काडम्बा के मयूर शर्मन और गुजरा प्रतिहारा के हरिश्चंद, ये सब ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उन लोगों का, उन्होंने उसको गिव अप कर दिया, त्याग दिया, और उसके बाद उन्होंने आर्म्स की मदद से अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया।
ये जो मयूरवर्मन थे इन्होंने कर्नाटका में, और गुजरा प्रतिहारा के जो हरिश्चंद्र थे ये राजस्थान में। अब जानते हैं इन किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस टाइम पे बहुत सारे नए किंग्स जो थे उन्होंने हाई साउंडिंग टाइटल्स मतलब भारी भरकम उपाधि धारण की, जैसे कि महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। उसके बाद त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड, तीनों लोक का स्वामी। यद्यपि इन सब दावों के बावजूद वो सामंत के साथ, पीजेंट के समूह के साथ, उसके बाद ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मण्स के साथ अपना पावर शेयर करते थे। ये जितने भी स्टेट्स थे उनको चलाने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत होती थी, और रिसोर्स जो था वो प्रोड्यूसर से ये लोग लेते थे, जैसे कि पीजेंट्स, कैटल कीपर, आर्टिजन्स, इन सब से ये टैक्स के रूप में, कर के रूप में रिसोर्स जमा करते थे। कभी कभी उनको मना कर लिया जाता था या फिर ज़बरदस्ती भी उनसे लिया जाता था, और कभी कभी रेंट के तौर पर भी इन सब से ये टैक्स लिया जाता था, क्योंकि जो राजा जो होते थे जिनके अंडर में ये रीजन आता था वो अपने आप को उस लैंड का स्वामी बताते थे, और जो ट्रेडर्स होते थे उनसे भी रिवेन्यू लिया जाता था। तमिलनाडु के जो चोलास थे उनके इंस्क्रिप्शन में 400 से 400 से ज़्यादा टर्म मिला है अलग अलग टैक्स के लिए, और सबसे ज़्यादा बार जो टर्म मेंशन है टैक्स के लिए वो है वेती। इसको कैश में नहीं लिया जाता था बल्कि इसको फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था, बंधुआ मजदूर। इसके बाद टर्म है कडामय, जिसका मतलब होता है लैंड रिवेन्यू। इसके अलावा और भी टैक्स थे, जैसे कि हॉर्स हैचिंग के लिए टैक्स लिया जाता था। इसके बाद अगर पाम ट्री जो तार का पेड़ होता था उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती थी, उसका यूज करने पर भी टैक्स लिया जाता था। इसके बाद अगर किसी फैमिली प्रॉपर्टी पर अधिकार चाहिए तो उसके भी टैक्स लगते थे। ये जितने भी रिसोर्सेस थे इनका यूज किया जाता था किंग्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके राज्य के मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा जो टेम्पल्स होते थे उनके कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किया जाता था, और किला बनवाने के लिए भी यूज किया जाता था। इसके अलावा ये जो धन थे, रिसोर्सेस थे, इनका यूज युद्ध लड़ने में भी किया जाता था, जिससे उन्हें उम्मीद होती थी कि जो लूट का धन मिलेगा और ट्रेड रूट्स जो थे, व्यापारिक मार्ग, उनका भी वो यूज कर पाएंगे। और रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम होता था ये काम इन्फ्लुएंसर फैमिली के लोग ही करते थे, और इनका पोजीशन हमेशा हेरिडेटरी होता था, आनुवांशिक होता था, और ऐसा ही आर्मी में भी होता था। बहुत सारे केसेस में किंग के जो क्लोज रिलेटिव होते थे उनको ही ये सब पोजीशन मिलता था। अब है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति के बारे में हमने 6th क्लास में जाना था कि प्रशस्ति जो होता था वो जो किंग होते थे उनका कोर्ट पोएट जो होता था उनकी प्रशंसा में लिखते थे प्रशस्ति। तो इसमें बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जो कि सत्य नहीं है, लेकिन इन प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि रूलर अपने आप को कैसा दर्शाना चाहते थे, किस तरह से डिपिक्ट करना चाहते थे। जैसे कि वेलिएंट, सूरवीर, विक्टोरियस वॉरियर, ये सब इस तरह का वो अपने आप को दिखाना चाहते थे। और ये जो प्रशस्ति थे वो जो विद्वान ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा कंपोज किया जाता था। ये जो ब्राह्मण होते थे वो राजा को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद करते थे। यहाँ पर दिया गया है नागभट्ट के अचीवमेंट के बारे में। नागभट्ट जो कि प्रतिहारा किंग थे, उनका प्रशस्ति संस्कृत लैंग्वेज में है, ये मिला है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। इसमें लिखा गया है कि जो आंध्रा, सैंधव, सिंध, उसका विदर्भा,
जो महाराष्ट्र का पार्ट है, उसके बाद कलिंगा उड़ीसा का पार्ट, इन सब के जो राजा थे वो नागभट्ट के सामने पहले ही धराशायी हो गए थे जब नागभट्ट राजकुमार थे, प्रिंस थे। उन्होंने कनौज के रूलर थे चक्रयुध, उनके ऊपर विजय हासिल की। उसके बाद जो वंगा के किंग थे, बंगाल के किंग, उनको भी हराया था। इसके बाद अनर्ता गुजरात का पार्ट, मालवा, किरत फॉरेस्ट के लोगों को कहा जाता था। उसके बाद तुरुस्का, तुर्क, वत्स, मत्स्य, इन सबको नागभट्ट ने हराया था। और किंग्स जो होते थे वो अक्सर ब्राह्मणों को रिवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में लैंड देते थे, लैंड का अनुदान करते थे। और ये जो अनुदान होता था उसको कॉपर प्लेट पर रिकॉर्ड किया जाता था कि किसको ये ज़मीन दिया जा रहा है। यहाँ पर कॉपर प्लेट दिया हुआ है जिसमें 9th सेंचुरी के जो रूलर भूमि अनुदान करते थे उसका रिकॉर्ड इसमें लिखा गया है। इसमें से कुछ संस्कृत लैंग्वेज में है और कुछ तमिल में लिखा गया है। इसको एक रिंग द्वारा होल्ड किया गया है और इस पे एक रॉयल सील लगा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। अब जानते हैं कि लैंड के साथ क्या दिया जाता था। यहाँ पे चोला डायनेस्टी में जो लैंड ग्रांट किया जाता था, भूमि अनुदान किया जाता था, उसका एक पार्ट दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो जमीन दान में दिया जाता था उसको चिन्हित किया गया है मिट्टी के मेड़ के साथ और उस पे झाड़ी सब लगाकर उसके बाउंड्री को फिक्स किया गया है। इसके अलावा इस लैंड पे वैसे ट्रीज है जिसमें फल लगे हुए हैं, उसके बाद वाटर है, लैंड है, गार्डन है, ऑर्चर्ड्स है, ट्रीज है, वेल है, उसके बाद खुला जगह है, ओपन स्पेसेस है, पास्चर लैंड है, विलेज है, एंट हिल है, प्लेटफॉर्म, कैनाल्स, डिचेज, रिवर, सिल्ट लैडन लैंड, टैंक, ग्रैनरी, फिश पॉन्ड, बी हाइव्स एंड डीप लेक, ये सब सारा चीज़ उस लैंड पे है। और जिसे यह भूमि मिलती है, जिसे यह लैंड मिलता है, वो इस लैंड से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये ज़मीन रिसीव करने वाला जो जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा जो फाइन लगाया गया है, जो कर लगाया गया है, उसको भी वो वसूल कर सकता है। इसके बाद पान के पत्तों पे, बिटर लिव्स पे टैक्स, उसके बाद वुवन क्लॉथ पे, इसके अलावा व्हीकल, इस सब पे वो टैक्स वसूल कर सकता है। इसके अलावा वो पक्की ईंटों से रूम बना सकता है और बड़े या छोटे छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ लगवा सकता है, झाड़ियाँ लगवा सकता है और अगर ज़रूरत हो तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए वो कैनल का भी निर्माण कर सकता है। बस उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वाटर वेस्ट नहीं हो और एम्बैंकमेंट मतलब तटबंध बनाया गया हो ताकि वाटर वेस्ट नहीं हो। 12th सेंचुरी में संस्कृत भाषा में भी पोएम लिखा गया जिसमें कश्मीर में रूल करने वाले राजाओं की हिस्ट्री है। ये कंपोज किया गया था कल्हाना के द्वारा। इन्होंने राजतरंगिणी भी लिखी है। ये अपना अकाउंट लिखने के लिए, वृत्तांत लिखने के लिए बहुत सारे सोर्स का यूज करते थे, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, उसके बाद आंखों देखा हाल, उसके बाद जो अर्लियर हिस्ट्रीज होती थी उस सब से ये सोर्स के रूप में अपना पोएम लिखने में यूज करते थे। प्रशस्ति के जो राइटर होते थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, जबकि कल्हाना उस टाइम के जो रूलर्स थे उनके बारे में और उनके पॉलिसी के कड़े निंदक थे, क्रिटिकल थे वो। इसके बाद है वारफेयर फॉर वेल्थ। जितने भी रूलिंग डायनेस्टी थे उनका एक स्पेसिफिक रीजन था, उनका रीजन डिफाइन था,
लेकिन वो दूसरे एरिया को भी कंट्रोल करना चाहते थे। ऐसा ही एक एरिया था गंगा वैली में कनौज का सिटी। सदियों तक गुजरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला, ये तीनों डायनेस्टी एक दूसरे से लड़ते रहे कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए। और चूंकि इस युद्ध में ये जो लड़ाई चलती थी इसमें 3 पार्टी शामिल थे, इसलिए इसको त्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। रूलर्स अपने पावर को दिखाने के लिए, पावर और रिसोर्सेस को दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किए, और इसलिए जब भी किसी दूसरे किंगडम पर अटैक करते थे तो वो टारगेट करते थे टेम्पल्स को, जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा धनी होता था। ऐसा ही एक रूलर है अफ़गानिस्तान के गजनी का महमूद गजनी। उसने 17 बार सब कॉन्टिनेंट में 1000 से 1025 के बीच में अपने रिलीजियस मोटिव के लिए हमला किया, और उसका टारगेट होता था यही जो वेल्दी टेम्पल्स होते थे, रिच टेम्पल्स होते थे, जैसे कि सोमनाथ गुजरात का। और यहाँ से जो धन महमूद लेके गया उसका यूज किया गया गजनी का कैपिटल सिटी बनाने में। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जिनको बाद में चौहान के नाम से जाना गया। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के रीजन में रूल करते थे। उन्होंने वेस्ट और ईस्ट में भी अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन उनका विरोध किया गुजरात के चालुक्य ने और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गहदवल ने। पृथ्वीराज थर्ड, जो कि चाहमान रूलर थे 1168 से 1192 के बीच में, उन्होंने तुर्क रूलर जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, इसको हराया था 1191 में। लेकिन 1192 में अगले साल फिर वो उससे हार गए। अब इससे आगे चोला डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।